ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब नीचे दिया गया जो कंडीशन है, द वन विच डज नॉट हैव टू मीट बाय अल्टरनेटर वर्किंग इन पैरेलल, मतलब दो अल्टरनेटर पैरेलल में कार्य कर रहा है तो इसमें से कौन सा है जो उसको मैच नहीं करता है। तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि अल्टरनेटर जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहा है तो उसमें तीन शर्त है। दोनों अल्टरनेटर को पैरेलल में चलाने के लिए तीन शर्त है। पहला, दोनों का फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज मतलब वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, और तीसरा फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या दिया है ऑप्शन। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ईच मशीन मस्ट बी सेम, सही बात है, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। दूसरा, द मशीन मस्ट हैव द सेम फेज रोटेशन, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सही है। मशीन मस्ट ऑपरेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति पर काम करना चाहिए, सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, जो क्या कह रहा है, द मशीन मस्ट हैव इक्वल थिंग, कह रहा है कि दोनों मशीन एक ही प्रकार के मटेरियल से मिलके बना होना चाहिए। तो पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं है, मात्र तीन शर्त है जो आपको बताया जा चुका है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर आंसर गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा सेल्फ इंडक्शन, चौथा म्यूचुअल, चौथा सेल्फ और म्यूचुअल। तो हम लोग को पता है ट्रांसफार्मर कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या चीज काम करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमारा जनरेटर अल्टरनेटर होगा, ये सब क्या चीज़ पर काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, व्हेनेवर ए कंडक्टर कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन, मतलब जब कोई कंडक्टर व्हेनेवर ए कंडक्टर कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को काटता है, ठीक है, तो यहाँ पे पोल बना देंगे नॉर्थ साउथ। पोल जहाँ भी रहेगा तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स चलेगा। अब इस फ्लक्स के रास्ता में हमने क्या रख दिया, ये हमारा कंडक्टर रख दिया, ये हमारा कंडक्टर रख दिया। तो कंडक्टर को जब हम बाहरी फोर्स से घुमाएंगे, जब कंडक्टर को हम बाहरी फोर्स से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये फ्लक्स को काटेगा कि नहीं काटेगा। तो फ्लक्स को जब काटेगा तो कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है, व्हेनेवर ए कंडक्टर कट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन, मतलब जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को काटता है तब उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यही है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी का सिद्धांत पे हमारा अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो, चाहे डीसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, ये दोनों कार्य करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर, इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, द करेंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउटपुट द एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू, कह रहा है कि अल्टरनेटर में स्टेटर से, अल्टरनेटर इज टेकन आउटपुट द एक्सटर्नल लोड, अल्टरनेटर है ये, किसी अल्टरनेटर में आउटपुट लोड जो हम लोग लेते हैं उसको क्या चीज़ के थ्रू लेते हैं, पहला स्लिप रिंग के थ्रू, दूसरा कम्यूटेटर सेगमेंट, तीसरा सॉलिड कनेक्शन, चौथा कारम ब्रश। तो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि आधुनिक अल्टरनेटर जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, फील्ड को घुमाते हैं। क्या करते हैं, फील्ड घूमता है और आर्मेचर स्थिर रहता है, बीच में आर्मेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो करंट हमारा उत्पन्न कहाँ हो रहा है, आर्मेचर में हो रहा है। तो कोई भी स्थिर चीज से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉलिड कनेक्शन लेके हम बाहरी सर्किट में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटर में उत्पन्न होने वाला जो कनेक्शन बाहरी सर्किट लाने के लिए कोई स्लिप रिंग, कोई कार्बन ब्रश का इस्तेमाल नहीं होगा, सीधे हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन करके बाहर लाएंगे, क्योंकि ये स्थिर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर,
सॉलिड कनेक्शन, किसी भी अल्टरनेटर में द करंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउटपुट द एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू सॉलिड कनेक्शन। ठीक है, सॉलिड कनेक्शन के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में हम उत्पन्न होने वाला ईएमएफ को लेकर के आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, प्राथमिक कारण क्या है फॉर प्लेसिंग फील्ड ऑन रोटर इन ए अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में फील्ड को घुमाने का प्राथमिक कारण क्या है, अल्टरनेटर में फील्ड को क्यों घुमाया जाता है। ऑलरेडी बता चुके हैं, फील्ड को घुमाने के कई लाभ हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर को स्थिर रख के फील्ड को घुमाने के कई लाभ है। पहला लाभ क्या है, ऑलरेडी इससे पहला क्वेश्चन में आपने देखा कि उत्पन्न होने वाला ईएमएफ को हम सॉलिड कनेक्शन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। अगर वो घूमता रहेगा तो कार्बन ब्रश लगाना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि अधिक मात्रा में हम ईएमएफ उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जब फील्ड को घुमाते हैं तो आर्मेचर को स्थिर रखते हैं, तो आर्मेचर में नंबर ऑफ कंडक्टर, अधिक से अधिक कंडक्टर हम रख सकते हैं। तो जब अधिक कंडक्टर हमारा स्थिर रहेगा तो क्या होगा, अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। तीसरा फायदा क्या हो जाएगा, तीसरा फायदा ये है कि चूंकि हमारा जो पैदा हो रहा है ईएमएफ वो स्थिर है, तो हम उसके कंडक्टर को आसानी से इंसुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 11,000 तक भी इंसुलेट करने में मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो स्थिर है। लेकिन घूमता हुआ चीज़ में जब 11,000 वोल्टेज पैदा होगा तो उसको इंसुलेट करना महंगा पड़ेगा। ठीक है, चौथा फायदा ये है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर स्थिर रखने और फील्ड घुमाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा अल्टरनेटर में वाइंडिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है, चूँकि स्थिर रहता है इसलिए वाइंडिंग वगैरह करना आसान हो जाता है। और इसका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग घूमने के कारण क्या होगा, फील्ड हल्का होता है इसलिए अधिक स्पीड पर भी घुमा सकते हैं। पांचवा फायदा ये है फील्ड वाइंडिंग घुमाने और आर्मेचर को स्थिर रखने से कि फील्ड हल्का होता है, इसीलिए हम फील्ड वाइंडिंग को तीव्र गति से घुमा सकते हैं। तो यदि अल्टरनेटर का स्पीड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, हमारा अधिक मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये सब फायदा है, लेकिन इस सब को देखते हुए बोला है कि प्राथमिक फायदा क्या है, सबसे मेन फायदा क्या है फील्ड वाइंडिंग को घुमाने का। पहला, स्मॉल पावर इन द फील्ड, फील्ड में पावर कम। दूसरा, इंसुलेशन ऑफ हायर वोल्टेज मेड इजी ऑन द स्टेटर दैट ऑन रोटर, मतलब वही कि हायर वोल्टेज 11,000 वोल्ट तक के कंडक्टर को हम इंसुलेट करना आसान हो जाता है, इंसुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है लार्ज पावर इन स्टेटर, स्टेटर में अधिक पावर उत्पन्न होगा इसलिए लार्ज करंट इन स्टेटर, स्टेटर में अधिक करंट उत्पन्न होगा इसलिए। तो प्राइमरी रीजन क्या है, प्राथमिक कारण क्या है, उच्च वोल्टेज तक हम कंडक्टर को आसानी से इंसुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन रीजन यही है फील्ड को घुमाने का और आर्मेचर को स्थिर रखने का। ऐसे कई फायदा है जो आपको ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ अल्टरनेटर इज यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ऑलरेडी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा सेलिएंट पोल रोटर होता है, सेलिएंट पोल रोटर होता है, उसका इस्तेमाल डीजल इंजन और हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं। ठीक है, डीजल और हाइड्रो दोनों में करते हैं क्योंकि इसका स्पीड कम होता है, लो स्पीड होता है, लगभग 500 आरपीएम पर घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, गलत। टर्बो अल्टरनेटर ये अधिक स्पीड पर काम करता है इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कौन यूज होगा, तो सेलिएंट पोल अल्टरनेटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सेलिएंट पोल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इन ए सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन में द स्टेटर फ्रेम इज मेड ऑफ, स्टेटर का जो फ्रेम बना रहेगा क्या चीज़ का बना रहेगा, क्या चीज़ का बना रहेगा। पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, दूसरा CRGOS, चौथा कास्ट आयरन या वेल्डेड स्टील प्लेट, चौथा लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। तो पूछ क्या रहा है, इन ए सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर फ्रेम, स्टेटर का जो फ्रेम रहेगा क्या चीज़ का बना रहेगा। मशीन का जो बॉडी रहेगा वो दो भाग में रहेगा। ठीक है,
जहाँ वाइंडिंग करेंगे ये वाला, इसको हम लोग स्टेटर पार्ट बोलते हैं, स्थिर रहता है और ये स्टेटर पार्ट कहते हैं, ठीक है। और इसको कवर करने के लिए जो बाहरी बॉडी लगा देते हैं उसको बॉडी फ्रेम कहते हैं, ठीक है, बॉडी या फ्रेम कहते हैं, योक भी कहते हैं उसको, ठीक है। स्टेटर के ऊपर जो कवर रहेगा उसको बॉडी फ्रेम या योक कहेंगे, और जहाँ वाइंडिंग रहेगा जिसमें करते हैं अंदर वाले भाग को उसको स्टेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटर होता है ये सिलिकॉन स्टील का रहेगा, सिलिकॉन स्टील का रहेगा स्टेटर। लेकिन यदि बॉडी फ्रेम की बात करेगा तो बॉडी या फ्रेम क्या चीज का रहेगा, यहां बात कर रहा है बॉडी या फ्रेम का, ठीक है। तो बॉडी या फ्रेम कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का रहता है, ठीक है। छोटा छोटा मशीन में बड़े बड़े मशीन में कास्ट स्टील और छोटा छोटा मशीन में कास्ट आयरन का रहता है, ठीक है। ये बॉडी फ्रेम की बात कर रहा है, मतलब बाहरी भाग जो हमारा मशीन का दिखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन या वेल्डेड स्टील प्लेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कब होगा, जब बोलेगा कि हमारा मशीन का स्टेटर क्या चीज़ का बना रहेगा, ठीक है, स्टेटर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है CRGOS, ये भी एक टाइप है, इससे भी मशीन का बॉडी बनता है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि CRGOS का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए कोल्ड रोल्ड, CRGOS कोल्ड रोल्ड ग्रेन, GRAN ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इसका पूरा नाम है CRGOS का, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टील का प्यूरिफाई करके उसमें और भी चीज़ मिक्स करके बनाया जाता है, स्पेशल टाइप का है, ठीक है, मशीन के बॉडी को बनाने के लिए। तो आपको याद रखना CRGOS का पूरा नाम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, द स्टेटर कोर ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज बिल्ड ऑफ डैश लेमिनेशन। ऑलरेडी अभी हम बताए हैं कि जो इंटरनल पार्ट होगा क्या चीज़ का रहेगा, सिलिकॉन स्टील का रहेगा, लेमिनेटेड रहता है, ठीक है। वही कर रहा है द स्टेटर कोर, स्टेटर का जो कोर अंदर वाला रहेगा वो क्या चीज़ का बना रहेगा, तो सिलिकॉन स्टील, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का रहता है, ठीक है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। तो यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमिनेट सिलिकॉन स्टील और आगे लेमिनेशन, ठीक है। किसी भी मशीन का जो रहेगा कोर क्या चीज़ का बना रहेगा, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का है स्क्वायरल केज बार प्लेस इन द रोटर पोल फेस ऑफ एन अल्टरनेटर हेल्प द रिड्यूसिंग हंटिंग। वही है, हंटिंग इफेक्ट आया था, अल्टरनेटर में एक हंटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए मशीन का जो पोल होता है, ये बड़ा बड़ा मशीन का ये पोल है जहाँ मेन बाइंडिंग होगा, और इस पोल के बगल में एक छोटा सा हम लोग स्लॉट रखते हैं, इंटरपोल भी बोल सकते हैं, और इसमें अलग से बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो बाइंडिंग होगा उसी को कहते हैं डैम्पर बाइंडिंग, ठीक है। तो ये डैम्पर बाइंडिंग हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटर में हंटिंग क्या होता है, जब लोड में वेरिएशन होता है तब कुछ क्षण के लिए अल्टरनेटर के स्पीड में भी वेरिएशन हो जाता है, इसी दोष को हम लोग हंटिंग कहते हैं। हंटिंग को ख़त्म करने के लिए इसके जो हमारा बॉडी होता है पोल के बगल में एक छोटा सा स्लॉट काटते हैं और इसमें वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग जो करते हैं वो पतले तार का नहीं होता है, क्या चीज़ का रहेगा, स्क्वायरल केज बार रहेगा, मतलब मोटा मोटा स्क्वायरल केज रहे, स्क्वायरल केज टाइप का कंडक्टर, ठोस कंडक्टर उसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसको डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं, समझ में आ गया। पोल फेस के पास रहेगा हंटिंग को ख़त्म करने के लिए। तो वही कह रहा है कि यूज जो होगा किस रूप में होगा, एबव सिंक्रोनस स्पीड कह रहा है, इसका जो इस्तेमाल करते हैं डैम्पर वाइंडिंग का सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर के लिए या उसके नीचे के लिए, या एबव एंड बिलो दोनों कंडीशन में काम करेगा, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन। हमारा जो मशीन है अल्टरनेटर वो सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर घूमे या कम घूमे, दोनों स्पीड पर काम करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, दोनों कंडीशन में काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 31, क्वेश्चन नंबर 31। हाइड्रोजनेटर्स आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन एट, कह रहा है कि हाइड्रोजनेटर का इस्तेमाल जनरली जो यूज किया जाता है कितना स्पीड तक किया जाता है। ऑलरेडी बता चुके हैं हाइड्रोजनेटर का इस्तेमाल जो होगा मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्लांट या डीजल का, इस सब में क्या लगा होता है, सेलिएंट पोल रोटर लगा होता है, सेलिएंट पोल रोटर लगा होता है। सेलिएंट पोल रोटर का डायमीटर लार्ज डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर बड़ा होता है और एक्सियल लेंथ स्मॉल होता है, स्मॉल इन एक्सियल लेंथ, इसकी लंबाई कम होती है और डायमीटर बड़ा होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सेलिएंट पोल रोटर यूज होगा, ठीक है। एक है टर्बो जनरेटर जिसका इस्तेमाल स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, जिसका स्पीड कितना रहेगा 1500 से 3000 रहेगा, ठीक है, 1500 से 3000 तक आरपीएम के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रो जनरेटर की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इन केस ऑफ टर्बो अल्टरनेटर रोटर इज मेड ऑफ, कह रहा है कि टर्बो अल्टरनेटर के केस में क्या होगा, रोटर क्या चीज़ का बना होगा। तो हम बता दिए कि टर्बो अल्टरनेटर वैसे अल्टरनेटर को बोलेंगे जो हाई स्पीड, जिसका स्पीड क्या हो जाएगा, हाई रहेगा, हाई स्पीड का रहेगा, और इसमें जो रोटर यूज होगा वो सिलेंड्रिकल पोल रोटर यूज होगा, सिलेंड्रिकल पोल रोटर का इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिसका स्पीड 1500 से 3000 आरपीएम तक होता है। इसलिए टर्बो अल्टरनेटर का इस्तेमाल स्टीम टरबाइन में किया जाता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि टर्बो अल्टरनेटर का जो रोटर बना होगा फोर्ज स्टील का रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल सिलिकॉन स्टील नहीं रहता या लेमिनेटेड सिलिकॉन, इसको स्पेशल बनाया जाता है फोर्ज स्टील, फोर्जिंग प्रक्रिया करके। फोर्जिंग का मतलब आग में डाल के, ठीक है, इसमें लोहा के साथ आयरन के साथ कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, इस दोनों का परसेंटेज होता है लिमिट, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिक्स किया जाता है, तब उसमें क्या होता है, फोर्ज किया जाता है। इस तरह से फोर्ज स्टील का इस्तेमाल होगा, ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33। थ्री फेज अल्टरनेटर आर इनवेरिएबली कनेक्टेड इन स्टार सो एज टू, थ्री फेज अल्टरनेटर को स्टार में कनेक्टेड क्यों रखते हैं, थ्री फेज अल्टरनेटर के कनेक्शन स्टार में क्यों कर रखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन रिड्यूस द साइज ऑफ स्टेटर कंडक्टर, स्टेटर के कंडक्टर के साइज को कम करने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, दूसरा रिड्यूस मैग्नेटिक लॉस, और चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो ऑलरेडी बता चुके हैं कनेक्शन दो तरह का होता है, ठीक है, स्टार और दूसरा डेल्टा। तो जब वोल्टेज बढ़ाना हो तो स्टार कनेक्शन करेंगे और करंट रेटिंग बढ़ाना हो तब डेल्टा कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज। स्टार कनेक्शन क्यों किया जाता है, टर्मिनल वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द फेज सीक्वेंस ऑफ ए थ्री फेज अल्टरनेटर विल रिवर्स इफ, कह रहा है कि थ्री फेज अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा यदि क्या करेंगे तो फेज सीक्वेंस बदलेगा। पहला ऑप्शन क्या है, द फील्ड करंट इज रिवर्स, फील्ड करंट को रिवर्स करेंगे तब, और कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम, मतलब फील्ड करंट को रिवर्स कर देंगे और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को सेम रहने देंगे तब, या फील्ड करंट रिमेन्स द सेम, करंट सेम रहेगा और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बदल देंगे तब। तीसरा द फील्ड करंट इज रिवर्स, फील्ड करंट को बदल देंगे और नंबर ऑफ पोल इज डबल, पोल को दोगुना कर देंगे तब फेज सीक्वेंस बदलेगा। चौथा ऑप्शन द नंबर ऑफ पोल इज डबल, पोल को दोगुना कर देंगे विदाउट रिवर्सिंग द फील्ड करंट, फील्ड करंट को बिना बदले। तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस बदलने की बात आया है तो पोल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है,
पोल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, बच गया 2 ऑप्शन। पहला फील्ड करंट को बदलेंगे तब फेज सीक्वेंस बदलेगा और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रखेंगे तब। दूसरा है फील्ड करंट को सेम रखना है और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फील्ड करंट को सेम रखना है, फील्ड में बहने वाली करंट की दिशा तीनों फेज का क्या होगा, सेम हो जाएगा। और हमारा जो जनरेटर या अल्टरनेटर है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल देंगे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉक कर देंगे, तब हमारा फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर दूसरा, द फील्ड करंट रिमेन्स द सेम, मतलब फील्ड करंट सेम रहेगा लेकिन बट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स, अल्टरनेटर का घूमने की दिशा को बदल देंगे, तब फेज सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर इनपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द, कर है कि एक अल्टरनेटर है उसका पावर फैक्टर को वेरिएशन करना है। पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर ड्रिवन बाय कांस्टेंट प्राइम मूवर, मतलब एक अल्टरनेटर है उसका प्राइम मूवर कांस्टेंट है, मतलब फिक्स स्पीड के साथ प्राइम मूवर अल्टरनेटर को मूव करा रहा है, घुमा रहा है, इसके कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो स्पीड को नहीं बदलना है, ठीक है। प्राइम मूवर जब फिक्स हो गया तो स्पीड में कुछ वेरिएशन नहीं करना है। तब हमको क्या करना है, पावर फैक्टर इनपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द, ठीक है। पावर फैक्टर बदलना है, तो स्पीड पहला ऑप्शन है। तो स्पीड कब बदलेगा, जब प्राइम मूवर को बढ़ाएंगे तभी ना स्पीड बदलेगा, तो प्राइम मूवर कांस्टेंट है तो स्पीड यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा लोड बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर से क्या असर पड़ेगा, लोड से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तीसरा है फील्ड एक्साइटेशन और फेज सीक्वेंस से पावर फैक्टर कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी बता चुके हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो फील्ड एक्साइटेशन का वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना होगा, ठीक है। एक्साइटेशन वोल्टेज को एडजस्ट करना होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 36, क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन एन अल्टरनेटर डिजाइन फॉर ऑपरेशन ऑफ 60 हर्ज इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ज, कह रहा है एक अल्टरनेटर है जो 60 हर्ज पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कितना हर्ज पर, 60 हर्ज पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इसको 50 हर्ज पर हम ऑपरेटिंग करा रहे हैं, चला रहे हैं, तब क्या असर पड़ेगा। बनाया गया 60 हर्ज पर और 50 हर्ज पर यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा। पहला ऑप्शन, केवीए रेटिंग विल इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 1 to, केवीए रेटिंग बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज भी रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 5/6, ऑपरेटिंग वोल्टेज घटेगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज भी इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 1:2, वोल्टेज बढ़ेगा। या ऑपरेटिंग वोल्टेज भी रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 5/6, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज घटेगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 5/6, ठीक है। 5/6 हार्मोनिक्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑपरेटिंग वोल्टेज भी रिड्यूस इन द रेशियो ऑफ 5/6 के अनुपात में ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन ए सिंक्रोनस मशीन डिपेंड ऑन, सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव जो होता है वो क्या चीज़ पर निर्भर करता है। लोड करंट पर निर्भर करता है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, या मशीन के स्पीड पर निर्भर करता है, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन का जो असर सिंक्रोनस मशीन में होगा वो क्या चीज़ पर निर्भर करेगा, लोड करंट, पावर फैक्टर, स्पीड और ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। लोड करंट, किसी भी अल्टरनेटर का पावर फैक्टर क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, लोड पर, ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो इस दोनों पर क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करेगा, आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है, कि लोड कैसा है और लोड का पावर फैक्टर कैसा है। इस सब को देखते हुए आर्मेचर रिएक्शन का मान कम अथवा अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इन एन अल्टरनेटर में द आर्मेचर एमएमएफ विल बी इन फेज विद द मेन फील्ड फ्लक्स ओनली व्हेन द लोड इज प्योरली, कह रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर एमएमएफ, ठीक है, आर्मेचर में बहने वाली एमएमएफ
फेज फील्ड फ्लक्स के फेज विद द मेन फील्ड फ्लक्स के इन फेज कब होगा, साथ साथ कब चलेगा, मतलब आर्मेचर एमएमएफ और फील्ड का एमएमएफ इन फेज कब चलेगा, साथ साथ कब चलेगा। तो ऑलरेडी बता चुके हैं लोड 3 तरह का होता है, ठीक है, लीडिंग, दूसरा लैगिंग और तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर, 3 तरह का होता है, लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यूनिटी कंडीशन जब होगा तब हमारा इन फेज काम करेगा, इन फेज चलेगा, ठीक है। और लीडिंग, जब लीडिंग होगा तो उसमें करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज से आगे करंट चल जाएगा, और जब लैग करेगा उसमें क्या होगा, करंट से आगे वोल्टेज चल जाएगा। तो ये जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर ये डिपेंड करता है लोड पर, लोड कैसा है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटिव लोड रहेगा तो लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर आएगा, उसमें करंट आगे चल जाएगा। अगर कहीं वाइंडिंग रहेगा, वाइंडिंग वाले लोड को इंडक्टिव लोड कहते हैं, ठीक है, जहाँ वाइंडिंग रहेगा वहाँ इंडक्शन होगा, इंडक्टिव लोड। तो जहाँ इंडक्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैग हो जाएगा, पावर फैक्टर लैग होगा तो करंट वोल्टेज से पीछे हो जाएगा। फिर है यूनिटी पावर फैक्टर, जब हमारा लोड रेजिस्टिव रहेगा, रेजिस्टिव लोड रहेगा तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, उसमें करंट और वोल्टेज साथ साथ चलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि अल्टरनेटर में आर्मेचर का एमएमएफ और फील्ड का एमएमएफ दोनों साथ साथ कब होगा, तो जब हमारा लोड क्या हो जाएगा, इसमें कैपेसिटिव रहेगा, ठीक है। लोड जब कैपेसिटिव रहेगा तो ये कोशिश करेगा लीड करने का, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करने का, तो लीडिंग तक तो नहीं पहुंच पाएगा लेकिन यूनिटी पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिटी के आसपास ये काम करेगा, मतलब इन फेज की तरह व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कैपेसिटिव लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द लोड इज थ्रोन ऑफ, इंडक्टिव क्वेश्चन में डाला हुआ है, मतलब अल्टरनेटर पर जो लोड है कैसा है, जो लोड है इंडक्टिव लोड है, अल्टरनेटर हमारा इंडक्टिव लोड पर काम कर रहा है, उसको अचानक थ्रोन ऑफ कर दिया गया, अल्टरनेटर का लोड अचानक बंद कर दिया गया, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, आपको याद रखना है, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अल्टरनेटर का लोड अचानक अगर बंद किया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 40, द पावर फैक्टर ऑन विच एन अल्टरनेटर ऑपरेट डिपेंड ऑन द, किसी अल्टरनेटर में पावर फैक्टर जो होता है क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर, प्राइम मूवर के स्पीड पर, दूसरा नेचर द लोड बीइंग सप्लाइड, प्राइम मूवर के स्पीड पर पावर फैक्टर डिपेंड करेगा या लोड के नेचर पर, किस तरह का लोड है, तीसरा आर्मेचर लॉस, चौथा कॉपर लॉस। तो ये सब तो होगा ही नहीं, स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, पावर फैक्टर की बात कर रहा है, मतलब पावर फैक्टर हमेशा ट्रांसफार्मर हो या अल्टरनेटर हो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, लोड पर, लोड का नेचर कैसा है, कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है कि रेजिस्टिव है, उस अनुसार से पावर फैक्टर व्यवहार करेगा। ऑलरेडी पीछे बताएं कब कैसे करता है व्यवहार, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द लोड ऑफ सप्लाइड, जैसा नेचर रहेगा लोड का वैसा पावर फैक्टर वो दिखाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाइंग रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड, अल्टरनेटर में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, कह रहा है कि अगर सप्लाई रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड कर रहा है तो रेगुलेशन किस तरह का होगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जब रेजिस्टिव लोड या इंडक्टिव रहेगा तो रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव देगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, द शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषता होता है, शॉर्ट सर्किट विशेषता होता है, कैसा होता है, पहला ऑप्शन है ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज नॉन लीनियर, आइदर ए एंड बी दोनों में से कोई या इसमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है अल्टरनेटर का शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज लीनियर होगा, रैखिक होगा, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, लीनियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन द पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर क्या होगा,
शॉर्ट सर्किट कंडक्शन में, अंडर शॉर्ट सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा? अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, अंडर शॉर्ट सर्किट जब हमारा अल्टरनेटर काम करेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? यूनिटी होगा, ऑलमोस्ट जीरो लेगी, ऑलमोस्ट जीरो लीडिंग या नन ऑफ द एबव। तो अल्टरनेटर केस में दो बात आपको बताए हैं, अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड, ठीक है। तो जब अल्टरनेटर लैगिंग में चलेगा, ठीक है, जब अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड में काम करेगा तो पावर फैक्टर कैसा रहेगा? लैगिंग रहेगा। और जब ओवर एक्साइटेड में चलेगा तो पावर फैक्टर लीडिंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो लैग पे आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑलमोस्ट जीरो लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इन सेलिएंट पोल सिक्रोनस मशीन, सेलिएंट पोल सिक्रोनस मशीन में मैक्सिमम पावर एक्वर्स एट लोड एंगल ऑफ, सेलिएंट पोल सिक्रोनस मशीन में मैक्सिमम पावर कब मिलेगा? जब लोड एंगल, ऑलरेडी हम लोग जनरेटर में भी पढ़ चुके हैं कि जब फ्लक्स 90 डिग्री पर कटेगा कोई भी मशीन में, जो फ्लक्स हमारा रहेगा, ठीक है, ये फ्लक्स मान लीजिए कंडक्टर और फ्लक्स दोनों के बीच 90 डिग्री पर जब कटेगा तब वहाँ से मैक्सिमम पावर मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम पावर जनरेट होगा। कितना डिग्री पर कट होना चाहिए? 90 डिग्री, आपको याद रखना होगा। इस तरह से मैक्सिमम पावर सेलिएंट पोल का कितना होगा? 90 डिग्री, तब मैक्सिमम पावर देगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, द एमएमएफ प्रोड्यूस बाय सिंगल फेज वाइंडिंग, द एमएमएफ प्रोड्यूस बाय सिंगल फेज वाइंडिंग। ऑलरेडी बता चुके हैं, सिंगल फेज मोटर की ओर ध्यान देंगे तो सिंगल फेज मोटर क्या होता है? सिंगल फेज मोटर ये क्या होता है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिंगल फेज से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसा बनता है? पल्सेटिंग, सिंगल फेज मैग्नेटिक फील्ड। सिंगल फेज वाइंडिंग से पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आप हमारा मोटर चैप्टर पढ़िएगा, वहाँ आपको पता चलेगा सिंगल फेज मोटर। और थ्री फेज मोटर जो होता है, यानी थ्री फेज जो वाइंडिंग होगा वो क्या हो जाता है? सेल्फ स्टार्ट होता है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होगा, क्योंकि थ्री फेज के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा कैसा होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कह रहा है कि एमएमएफ प्रोड्यूस बाय सिंगल फेज वाइंडिंग, सिंगल फेज वाइंडिंग के द्वारा जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा कैसा होगा? पल्सेटिंग एंड रोटेटिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, दोनों हैं तो ये तो गलत हो गया। पल्सेटिंग एंड स्टेशनरी, पल्सेट करेगा, स्थिर रहेगा। कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड एंड स्टेशनरी, मतलब एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा और स्थिर रहेगा। कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड एंड रोटेटिंग, तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड और रोटेटिंग होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पल्सेटिंग एंड स्टेशनरी, कभी भी पल्सेट करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंगल फेज मोटर या सिंगल फेज वाइंडिंग में पल्सेट एंड स्टेशनरी होगा, ठीक है। अब दूसरा है 46 क्वेश्चन, पॉलीफेज फील्ड इज, तो थ्री फेज वाइंडिंग का जो क्या होता है, अभी हमने बताया कि वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है थ्री फेज मोटर, क्योंकि थ्री फेज वाइंडिंग के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। थ्री फेज वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला ए पॉलीफेज फील्ड, पॉलीफेज का मतलब वही हुआ मोर एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। तो थ्री फेज की बात करेंगे, थ्री फेज में जो होगा कैसा होगा? पल्सेटिंग एंड स्टेशनरी, पल्सेटिंग तो नहीं होगा, फिर पल्सेटिंग एंड रोटेटिंग, पल्सेटिंग नहीं होगा,
कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड उसका नियत रहेगा एंड रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। दूसरा है कांस्टेंट इन एम्पलीट्यूड एंड स्टेशनरी इन स्पेस, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्पलीट्यूड में स्थिर रहेगा और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चाहे वो सिंक्रोनस स्पीड तक ही क्यों ना हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द अल्टरनेटर आर ऑपरेटेड इन पैरेलल बिकॉज इट, अल्टरनेटर को समानांतर में चलाते हैं क्यों, क्योंकि दो अल्टरनेटर को समांतर में क्यों चलाया जाता है। पहला ऑप्शन, इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, दोनों सप्लाई के रिलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सही बात है। मेक द रिपेयरिंग इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट, सही बात है, रिपेयरिंग करना आसान हो जाता है। इजी टू इंस्टॉल, लगाना आसान हो जाता है। एंड एडिशनल यूनिट एज एवन रिक्वायर्ड, जब भी, सही बात, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। दो मशीन को समांतर में इसलिए लगाते हैं ताकि मशीन का मतलब सप्लाई का रिलायबिलिटी बना रहेगा, दोनों मशीन का रिपेयरिंग क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट, मशीन को रिपेयर करना आसान हो जाता है। इजी टू इंस्टॉल, लगाना आसान हो जाता है, जब एक मशीन कार्य कर रहा है तो दूसरे मशीन को आसानी से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लोड को बंद करके या रिपेयरिंग कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू सिंक्रोनाइज ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर इज कंसिडर्ड बेस्ट वन। कह रहा है कि 3 फेज अल्टरनेटर को या जनरेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो सिंक्रोनाइज करने का 4 तरीका है। सिंक्रोनाइज करने कितना तरीका है, 4 तरीका है। पहला तरीका डार्क लैंप मेथड, डार्क लैंप विधि। दूसरा तरीका ब्राइट लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि। और तीसरा तरीका है डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि, A+B दोनों, डार्क एंड ब्राइट लैंप। और चौथा तरीका है सिंक्रोनोस्कोप मेथड, सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो इस सब का डिस्क्राइब करके आपको अल्टरनेटर जब पढ़ा रहे थे तो बता दिए थे डार्क लैंप क्या होता है, ब्राइट लैंप क्या होता है। इसमें बताया गया कि इसमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। तो सिंक्रोनोस्कोप वाला जो तरीका है, सिंक्रोनोस्कोप एक छोटा सा मशीन होता है, उससे हम आसानी से सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, ठीक है, कंपेयर टू ये सब। इस सब में थोड़ा सा मुश्किल होता है और अधिक अरेंजमेंट की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैंप मेथड इज यूज फॉर। कह रहा है कि 2 ब्राइट और 2 ब्राइट और 1 लैंप, 1 डार्क, मतलब 2 ब्राइट और 1 डार्क लैंप मेथड का इस्तेमाल क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए करते हैं। डिटर्मिनेशन फेज सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए। दूसरा सिंक्रोनाइजिंग ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर, सही बात है, सिंक्रोनाइज करने के लिए। सिंक्रोनाइजिंग ऑफ सिंगल फेज को नहीं। ट्रांसफार्मर अपलोड नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, सिंक्रोनाइजिंग ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर। 3 फेज अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रिलेक्टेंस पावर इज डेवलप्ड इन विच टाइप ऑफ मशीन। इसमें से कौन सा मशीन है जिसमें रिलेक्टेंस पावर डेवलप किया जाता है। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, दूसरा है नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, तीसरा स्क्वायरल केज इंडक्शन और चौथा है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो रिलेक्टेंस पावर डेवलप जो होता है, कभी भी सेलिएंट पोल टाइप का जो अल्टरनेटर होगा उसमें रिलेक्टेंस पावर डेवलप होगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से ये अल्टरनेटर का टोटल 50 MCQ क्वेश्चन आपको करा दिया गया। आप इस 50 क्वेश्चन को अगर सही ढंग से पढ़ लेते हैं और हमारे द्वारा पीछे पढ़ाए गए चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो अल्टरनेटर से किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा
चैप्टर आने वाला है, सिंक्रोनस मोटर आने वाला है अथवा सिंक्रोनस जनरेटर आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।